आई एम इन न्यू इंडिया यानी मैं हूं नया भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया कि बदलते परिवेश में नए भारत के निर्माण के लिए सभी अपने अपने स्तर पर योगदान दें। नरेंद्र मोदी ऐप पर आप 9 अलग अलग क्षेत्रों में शपथ ले सकते हैं, देश के विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इन 9 श्रेणियों में पहला शपथ काले धन के खिलाफ है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। बदलते भारत की नई तस्वीर के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बदलते मिजाज के मद्देनजर हर आम व खास को विकास की मुख्य धारा में आगे आकर योगदान का आह्वान किया है। होली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने जिन 9 क्षेत्रों में लोगों को आई एम न्यू इंडिया के तहत आगे आकर शपथ लेने का आह्वान किया, उसमें सबसे पहला कदम काले धन के खिलाफ है। शपथ में कहा गया है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ खड़ा हूं। मैं देश से भ्रष्टाचार और काले धन को पूरी तरीके से मिटाने के साथ खड़ा हूं, जिसने भारत के विकास को धीमा कर दिया है। मैं भ्रष्टाचार को न तो बढ़ावा दूंगा और न ही सहूंगा। मैं नए भारत का हिस्सा हूं, जो 125 करोड़ भारतीयों की शक्ति से अपनी ताकत लेता है। आइए साथ मिलकर 2022 तक हम आजादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में एक सशक्त, समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण करें। केंद्र की एनडीए सरकार के अब तक करीब 3 सालों के शासनकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार काले धन और करप्शन के खिलाफ शुरू से ही सख्त नजर आ रही है और आम जनता में भी ये संदेश साफ गया है। आगे आने वाले दिनों में भी आयकर विभाग टैक्स की चोरी कर रही कंपनियों के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है। दूसरों के नाम संपत्ति खरीदने बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जा चुके हैं और माना जा रहा है कि बेनामी संपत्ति पर सरकार जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार ने काले धन के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पहले ही कैबिनेट में काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काले धन के खिलाफ इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कई कदम उठाए। विदेशों में काले धन के लिए कानून बना, विदेशों से काले धन को वापस लाने के लिए मुहिम शुरू की। कई देशों के साथ टैक्स संधियों में संशोधन किए। घरेलू काले धन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नया कानून बनाया गया और काले धन का खुलासा करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के पीछे भी भ्रष्टाचार पर प्रहार करना एक प्रमुख वजह रही। कुल मिलाकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के सख्त कदम जारी हैं और शायद इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए कैंपेन आई एम न्यू इंडिया के तहत काले धन के खिलाफ जंग को सबसे पहले पायदान पर रखा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आई एम न्यू इंडिया यानी मैं हूं नया भारत और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। श्री वैद्य जैन जी, जो कि जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जैन जी इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अंशुमान तिवारी, जो कि एडिटर हैं इंडिया टुडे हिंदी के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुमान, आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो नैरेटिव चेंज किया गया है, जो चुनाव नतीजे आए हैं राज्यों में, हम एक नया भारत हैं और नए इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, इस नैरेटिव के पीछे आप जो सरकार की सोच है उसको किस तरह दे रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें, अगर आप इसे सिर्फ नैरेटिव की दृष्टि से देखें और ये देखें कि एक नए तरीके के कम्युनिकेशन की कोशिश जनता के साथ, संवाद के साथ की गई है, तो इसके संकेत और इसके संदर्भ इस जनादेश में छिपे हैं। और ये जनादेश मैं 2014 से अलग करके नहीं देखता हूँ। 2014 और 2017 और इसके बीच के काफ़ी जनादेश एस्पिरेशनल जनादेश हैं। लोग कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें एस्पायर कर रहे हैं जो शायद उन्होंने नहीं देखी या वो चाहते हैं कि वो होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री शायद नब्ज को गहराई से समझते हैं और इसलिए उन्होंने दूसरे बड़े जनादेश के बाद कुछ नए एस्पिरेशनल टारगेट दिए हैं। ये टारगेट सिर्फ देश के लिए नहीं है, उनकी सरकार के लिए है, उनके सिस्टम के लिए है और बैक में स्वयं खुद उनके लिए भी है। क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री एस्पिरेशंस की पॉलिटिक्स करता है, जब कोई राजनीतिक दल एस्पिरेशंस की पॉलिटिक्स करता है, तो उसे वो अचीव करके भी दिखाना होता है। तो शायद वो स्वयं खुद को भी इन लक्ष्यों के लिए तैयार कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव 2014 से बिल्ट हुआ था। चुनावों ने इसे धीरे धीरे मजबूत करना शुरू किया है और इसलिए अब 2017 के चुनाव नतीजों के बाद अगले 2.5 साल में शायद सरकार इन लक्ष्यों को कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर ले जाती दिखेगी जरूर। जैन साहब, जब ये आह्वान किया प्रधानमंत्री ने और होली की पूरी संध्या पे किया, आपको याद होगा
संदेश टू शोल्डर्स उन्होंने दिवाली के मौके पर शुरू किया था एक नया कैंपेन, और इस बार होली के मौके पर ये नया कैंपेन कि आई एम न्यू इंडिया उसकी शुरुआत की। इस पूरे चेंज को आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो डिलीवरेबल्स की बात करते हैं तो क्या चीज़ें ज़मीन पर आएंगी, ये विश्वास लोगों में दिख रहा है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कमान संभाली है, उनका एक उद्देश्य रहा है उन इशू को एड्रेस करना जो आज की डेट में भारत की, मैं कहूँगा, एक क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स बनी हुई है। और ये मानना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है भारतवर्ष की पिछले 20 वर्षों में, 92 के बाद जो वर्किंग आई है, उसके बाद भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में खड़ा करना और उसके लिए तैयार करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। कि 125 करोड़ की देश की जनता, जिसके बारे में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं, जिसके पास एस्पिरेशन है, जिसके पास ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन अपने आप को नंबर 1 पे पोजीशन पे ले जाने के लिए कैसे तैयार किया जाए, उन उद्देश्यों को लाना। और वो सारे उद्देश्यों को आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, जिसमें आप देखिए कि क्या क्या कदम जो भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक छोटा सा कदम था जिसे हम स्वच्छ और साफ भारत की बात करते हैं, सफाई के बारे में, क्योंकि अगर डेवलप्ड नेशन कैटेगरी में जाना है तो एक वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एजेंडा था। छोटा लगता है, लेकिन भारत को साफ रखना एक अपने आप में एजेंडा है। दूसरा एजेंडा था भारत का जनधन के बारे में, कि बहुत सारे लोग बैंकिंग से दूर हैं, तो उस बैंकिंग के अंदर सिस्टम में लाने के लिए जनधन अकाउंट लाया, लोगों को बैंकिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट की। और ये मानना पड़ेगा कि पिछले पीरियड में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुई है। फिर लोगों को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की, उस मोमेंटम को देना। फिर आपको स्टार्टअप के बारे में मोमेंटम को देना। और फिर जो उन्होंने कैशलेस इकोनॉमी के बारे में जो डिमोनेटाइजेशन का एजेंडा बनाया, कि लेस कैश इकोनॉमी करने के लिए, इसको ग्रोथ देने के लिए एजेंडा बनाया। और फिर उन्होंने अब जो एक काला धन के बारे में भी एक बहुत बड़ा एजेंडा बनाया हुआ है, कि भारतवर्ष को काले धन से बाहर निकालने का है। और उसके लिए जो उन्होंने जीएसटी के लिए भी जो भारी कदम उठाए, तो जो कहते हैं कि आई एम न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया का वो एक आज की डेट में मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई पिछले 2.5 वर्षों में हमने ये कदम उठाए हैं जो वो बहुत मैक्रो लेवल के हैं, माइक्रो लेवल पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है स्लोली, लेकिन आज की डेट में सबको ये सोचने की जरूरत है कि आई एम न्यू इंडिया, आई एम ए इंडिया विच कैन डू समथिंग न्यू, आई एम ए बट इंडिया विच इज़ कमिंग आउट न्यू इंडिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लोगों की उम्मीदों को और जागृत करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे मेरे वक्ता ने कहा कि अगर जब उम्मीदों को जागृत करने की कोशिश की है, एस्पिरेशन क्रिएट की जा रही है, तो सरकार ने भी अपने ऊपर ये एक अपनी ड्यूटी ले ली है और अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो भी इसको डिलीवर करेगी। क्योंकि अगर आपने आई एम न्यू इंडिया कह दिया और उसके रिजल्ट लोगों तक नहीं पहुंचे, तो फिर एक अपने आप को भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं कहूँगा ये अपने आप को उन्होंने चैलेंज पोज कर दिया है, लोगों की उम्मीदों को जागृत कर दिया है कि देखिए आप ऐसे करेंगे तो देखिए भारतवर्ष कहाँ आ रहा है, मैं न्यू इंडिया का देख रहा हूँ। तो एक उन्होंने एक अपना, मैं नहीं कहूँगा ड्रीम, एक अगला विजन बनाया है उन्होंने कि भारतवर्ष आगे क्या आएगा। और वो विजन उन्होंने, आपने देखा होगा होली के जो पूर्व संध्या पे 2019 नहीं रखा, 2022 रखा है। उसमें आवास फॉर हर घर आदमी के लिए, टॉयलेट हर आदमी के लिए, बैंक अकाउंट हर आदमी के लिए, रोजगार के बारे में, साधन के बारे में। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा एजेंडा अगले 5 वर्ष का 2017 से 2022 तक रखा है। तो अंशुमान जी, ये जो पहले पायदान पर जो उन्होंने काले धन को रखा है, और शपथ में जब आप जाएंगे तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं, ये प्लेज सबसे पहले नंबर पर आता है। क्या ये माना जाए कि भ्रष्टाचार ये सरकार मान रही है कि सबसे बड़ा रोड़ा है देश के विकास के लिए, और अगर भ्रष्टाचार को हम रोकने में कामयाब होते हैं, देश के विकास की तस्वीर क्या होगी? देखो, स्वाभाविक रूप से सरकार जब प्लेस ले रही है, और भ्रष्टाचार भारत के विकास में और हर विकासशील देश के लिए बड़ी चुनौती। एस्पिरेशंस के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि आप उसके लिए एक सिस्टम और स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें। आप सारी शपथें देखें जो शपथ प्रधानमंत्री के उसमें है, उनके साथ उनके लिए बिफिटिंग सिस्टम, उनके लिए रेगुलेटरी सिस्टम, उनके लिए कई जगह लेजिस्लेटिव सिस्टम और गवर्नेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो बड़ी जरूरत है। और उसके माइलस्टोन तय करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप 2022 का टारगेट दे रहे हैं और 2022 तक हम भ्रष्टाचार पर लेते हैं। पहली चीज तो यह कि हमें भ्रष्टाचार और काले धन, इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ये दोनों दो अलग तरीके की समस्याएं, ये कहीं परोक्ष रूप से आपस में जुड़ी हैं, पर भारत का भ्रष्टाचार बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और भारत का अधिकांश भ्रष्टाचार पिरामिड के नीचे के स्तर पर और बीच के स्तर पर है, जहां पर लोगों के लिए छोटी छोटी जरूरत है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि भारत में 80% रिश्वतें 1 लाख रुपए से कम की हैं। 76% रिश्वतें लोग सिर्फ अपना काम आसान कराने के लिए देते हैं, या अपने काम में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए देते हैं। तो जो पेटी करप्शन है, एक
टॉप लेवल करप्शन है जिसे आप तत्काल रोक सकते हैं, पर जो पेटी करप्शन उसको कैसे रोकते हैं? और वो पेटी करप्शन बाद में ब्लैक मनी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके पैसा जाता है। तो जब अब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई निर्णायक लड़ाई देखना चाहते हैं अगले 2-2.5 साल में, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि दुनिया के बाकी देशों ने अपने पूरे सिस्टम में इंटीग्रेटेड ट्रांसपेरेंसी सिस्टम कैसे डेवलप किए, उसके लिए हमारे पास कौन से कानूनी उपाय हैं, उसके लिए हमने कौन से कानून बनाए हैं, उसके लिए हमने कौन सी संस्थाओं को एम्पावर किया है, क्या हमारी जो संस्थाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर रही वो खुद में पारदर्शी है कि नहीं है जांच एजेंसियां। तो अब जब ये लक्ष्य इतना बड़ा है तो उसके लिए उसका पूरा का पूरा जो एक एनवायरनमेंट बनाना होता है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट, उसे बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है असंभव बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग एस्पायर कर रहे हैं चेंज, और लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब आपके साथ सिस्टम खड़ा होगा कि नहीं होगा, थोड़े के समय के बाद होगा ये कि लोग रिपोर्ट अगर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, थोड़े समय तक लोग रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद अगर उनको लगेगा कि उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही तो रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो जैन साहब, जो अंशुमान जी ये कह रहे हैं कि लोग तो हो सकता है जागरूक हों, शपथ लें, लेकिन सिस्टम जरूरी है। तो अभी इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति है तमाम राज्यों में, वो देखते हुए आपको लगता है कि ये काम मुश्किल है या आसान है? किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे? क्योंकि राज्यों की भी उतनी ही भूमिका है जितना अगर केंद्र सरकार अपने कानून के लेवल पे या फिर रेगुलेटरी लेवल्स पे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं इस भ्रष्टाचार को एक दूसरे ढंग से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपका जो सवाल आया है, जैसे हमने कहा कि स्वच्छता के लिए हर व्यक्ति का स्वच्छ में जुड़ना और उसमें कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है जी। उसी तरह से जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि एक प्रवृत्ति बन गई कि मुझे लाइन तोड़नी है, कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रेफरेंस लेनी है। कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, तो जैसे कहते हैं जिसका नंबर आएगा उसका काम होगा। लेकिन एक टेंडेंसी बन जाती है ओवर ए पीरियड कि मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मुझे प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। आप किसी लाइन में लगे हैं तो आप मंदिर में अंदर जाना चाहते हो तो आप किसी पुजारी को कहते हैं कि पैसे लेके अंदर दे दीजिए। कहीं आपको कोई काम आपका 15 दिन बाद होना तो आप चाह रहे हैं मुझे अभी मिल जाए तो मैं अब हाँ दे दीजिए। तो ये भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति यहाँ से शुरू होती है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना कि आप कानून में सब बराबर हैं और कानून की बराबरी को रखिए। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार में क्या होता है कि जिसको लाइसेंस मिलना नहीं होता, जिसको मिलना होता है वो पैसे देके लाइन तोड़ के कहता मुझे दे दीजिए, इसको मत दीजिए, तो वो भ्रष्टाचार है। और आपने कोई, क्योंकि भ्रष्टाचार को हम, जैसे अंशुमन जी ने कहा कि इसको काला धन और भ्रष्टाचार दो अलग अलग पहलू हैं। जो पैसा जनरेट होता है जिस पे कोई टैक्स नहीं दिया गया, जो गलत तरीके से अपनाया गया, उसे काला धन कहते हैं। और भ्रष्टाचार एक उसका मोड है जिसमें वो काला धन जनरेट होता है, क्योंकि आपने किसी से रिश्वत ली तो वो काला धन जनरेट हो गया। लेकिन जो एड्रेस करने की कोशिश है आज की डेट में, एक जागरूकता लाने की जरूरत है साधारण नागरिक के अंदर कि आप प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटी जो चाहते हैं अपने पैसे के दम पे या अपनी सिफारिश के दम पे, उससे भ्रष्टाचार पनपता है और उसको रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। आप अगर अपने आप में पेशेंस रखेंगे और अपनी टर्न की वेट करेंगे और अपने काम को उम्मीद करेंगे कि सही तरीके से हो, नंबर पे हो, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब एक बात आपको माननी पड़ेगी कि देखिए इस सरकार की कि पिछले लगभग 3 वर्ष हो गए हैं सरकार को आए हुए। जैसे अंशुमन जी कह रहे थे पिरामिड की बात जो कर रहे थे, पिरामिड नीचे है। मैं ये मानता हूँ कि नीचे वाले पिरामिड में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आए हैं, लेकिन ऊपर वाले पिरामिड में बहुत सारा चेंजेस नज़र आते हैं। आज की डेट में जैसे हमने कहा सेंटर के लेवल पे अगर मंत्रालय की बातें करें, सेक्रेटरी की बात करें, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं लगा कि पिछले 3 वर्षों में कहीं आया। ये मैसेज परकोलेट डाउन होना है स्टेट्स के लेवल पे, जो स्टेट्स के राज्यों के लेवल पे भी परकोलेट डाउन होगा, क्योंकि जब सरकार की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कंप्यूटराइजेशन आएगा, डिजिटाइजेशन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने आज शुरू में कहा, जागरूकता साधारण नागरिक में लाने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार देश के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए ठीक नहीं है और उस व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है जो उसके लिए उसको पनपता है। जी, अंशुमान जी कुछ मैं 2 बात कहना चाहता हूं। देखिए, भ्रष्टाचार को आपको 2 तरह से देखना पड़ेगा। भारत में एक भ्रष्टाचार शॉर्टेज ड्रिवन भ्रष्टाचार है और एक भ्रष्टाचार डिस्क्रिएशन ड्रिवन भ्रष्टाचार है, हाँ। जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर है लोगों के पास। पहली चीज हम कमियों को देखें और देखें कि भारत के पूरे पिछले 25 साल के इतिहास में जहां कमियां दूर हो गई, कारें मिलने लगी, फोन मिलने लगा, लोगों को हवाई जहाज में टिकटें मिलने लगी। आप सिर्फ सप्लाई बढ़ाकर भारत का 70% भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त सीटें हों तो किसी को कैपिटेशन फीस देने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास पर्याप्त यूनिवर्सिटीज हो, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। तो 60% 70% भारत का भ्रष्टाचार सिर्फ शॉर्टेज से ड्राइव होता है और उस शॉर्टेज को
पकड़ने के लिए जिनके पास पैसा है वो रिश्वत देते हैं। जैसे किसी के बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वो पैसा देगा, उसके पास पैसा होगा तो वो कैपिटेशन फीस ले लेगा। तो पहली चुनौती भ्रष्टाचार से लड़ने की पूरी दुनिया के जिन देशों ने, भारत जैसे बड़े देशों ने की, पहले उन्होंने बुनियादी सेवाओं में शॉर्टेजेस खत्म की। आप शॉर्टेजेस खत्म कर दीजिए और उसके बाद काफी सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरे लेवल पर डिस्क्रिएशन का भ्रष्टाचार आता है, जहां भारत में एक 10-20 हजार 50 हजार लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत जबरदस्त विवेकाधिकार है। वो किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी फैसला ले सकते हैं और उस फैसले की एक अपनी कीमत है और उनके पास एक रेंट सीकिंग पावर भी है। वो किसी को लाभ दे सकते हैं और किसी का नुकसान कर सकते हैं। ये व्यवस्था अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम में एक इंटीग्रिटी का सिस्टम डेवलप करें, जो दुनिया के कई देशों में डेवलप किया गया, तो उसे रोका जा सकता है। लेकिन तब भी पिरामिड के नीचे का भ्रष्टाचार सिर्फ शॉर्टेजेस से खत्म किया जा सकता है। अगर नीचे के स्तर पर आप 50 सेवाएं या 60 सेवाएं आइडेंटिफाई कर लें जिनका डेटा सरकार के पास उपलब्ध है, संसद में 20 बार बताया जा चुका कि भारत के किस पर्टिकुलर सेवा में कहां भ्रष्टाचार के मामले, सिर्फ उनमें हम शॉर्टेजेस ही खत्म कर दें, उनमें कैपेसिटी जनरेट कर दें, तो उसके दो फायदे होंगे अजय। एक तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा और तीसरा रोजगार आएगा। और इन तीन पर मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म करना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जुड़ा हुआ काम है। आप अगर वहां पर नई सेवाएं, नई कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे तो अपने आप वो कम हो जाएगा। तो यहां से शुरुआत होनी चाहिए कि जहां शॉर्टेजेस हैं पहले उनको एड्रेस किया जाए। तो मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए शायद आप भ्रष्टाचार पे जो लगाम लगाते हैं वो ज्यादा करना आसान है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने हैं, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं या फिर जो पुलिस रिफॉर्म्स करने हैं, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म संसद की जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। उनको आप लगातार उनसे इनेबलिंग एनवायरमेंट बना सकते हैं, उनसे जस्टिस का एनवायरमेंट बना सकते हैं कि अगर कोई करप्शन से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित हो तो उसे न्याय मिलेगा, उसे विश्वास होगा कि अगर उसका भ्रष्टाचार किया गया तो उसे न्याय मिल जाएगा, सजा मिलेगी। ये उसके साथ पैरेलल चल सकता है। लेकिन अगर आप केवल वही बना देंगे और शॉर्टेजेस दूर नहीं करेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहां पर गिव एंड टेक चलता रहेगा। तो मुझे लगता है दोनों चीजें एक साथ शुरू करनी पड़ेंगी कि एक बार कमियां दूर की जाए जरूरी सेवाओं की जो लोगों से जुड़ती हैं, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो जैन साहब, चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं और कानून से भी आपका ताल्लुक है, तो लीगल स्तर पर, कानून के स्तर पर क्या हम तैयार हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, काले धन की जो समस्या है उससे लड़ने के लिए इस वक्त? देखिए, कानून तो पहले बहुत सख्त हैं, बहुत सारे कानून हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, और जो काले धन के भी कानून बहुत सख्त हैं। सरकार ने पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे कानून बनाए भी हैं, और जो भ्रष्टाचार के बारे में जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है, उसमें कोई कहीं चैलेंजेस नहीं है। लेकिन जब तक हम भ्रष्टाचार को ये मान के चलना चाहिए कि एक ये सामाजिक समस्या है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब आपने घर में जो बिजली का मीटर रीडिंग के लिए आया और उसमें आपने उसकी रीडिंग कम करने के लिए पैसे दिए, तो आपने भी उस भ्रष्टाचार को कंट्रीब्यूट किया। जिसने ली वो तो गलत है ही है, लेकिन आपने दिया वही हुआ। इसी तरह आपने घर के नक्शे पास कराए तो वो हो गया, आपने ट्रैफिक रेड लाइट को जंप किया तो हो गया। मैं इसका एक दूसरे तरीके से उदाहरण देता हूं, जो अंशुमन जी के बारे में जो बात कह रहे कि भ्रष्टाचार से देश की इकोनॉमी कैसे जुड़ी हुई है और इससे कैसे देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। एक देखिए, भ्रष्टाचार में एक लाइन आदमी डिस्क्रिप्शन पावर को यूज करता है और देश के लिए वही चीज जो 1 करोड़ रुपए में आनी है वो भ्रष्टाचार से 2 करोड़ में बेचता है जी। उसकी क्वालिटी में चैलेंजेस आते हैं, उसके रेट में चैलेंजेस आते हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो उसी व्यवस्था के अंदर वो चीज़ अच्छी क्वालिटी की 2 करोड़ की बजाय 1 करोड़ में सरकार को मिलेगी। इससे देश की जो कलेक्शन है टैक्सेस की, जो उसकी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उसका बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। सरकार के पैसे ज़्यादा होंगे। अब हम बहुत सारी सब्सिडी की बात करते हैं, बहुत सारी ग्रांट की बात करते हैं, बहुत सारी सरकारी खर्चे की बात करते हैं। वो खर्चे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा? उसका मेन मुद्दा है कि भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं। अगर वो भ्रष्टाचार हट जाएगा तो उस पैसे का सदुपयोग होगा, उस पैसे की प्रोडक्टिविटी जो आज 100 रुपीज़ की है बढ़ के 120 होगी, 140 होगी, 150 होगी। जब वो होगी तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। साधारण नागरिक को जब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। और आज की डेट में जो इंडस्ट्री है, जो व्यापार है, अगर उसको एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती। डेवलप्ड नेशन में आज की डेट में ग्रोथ क्यों आती है कि उनके यहाँ एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे अंशुमन जी ने कहा कि उन्होंने एक अपने सिस्टम डेवलप कर लिया है कि जिसके अंदर ये डिस्क्रिशन का मिसयूज करना और ये करना वो पॉसिबल नहीं है। अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो 2-3 साल में चेंजेस की गई, उसमें वही ट्रांसपेरेंसी लाई गई कि ऑनलाइन करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ई ऑक्शन होंगे, ई सप्लाईज आएंगी, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, जिसमें आपको लगेगा उसकी एफिशिएंसी का देश की व्यवस्था के अलावा देश की इकोनॉमी पे बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है। अंशुमन जी, अब
क्या ये एक संदेश है या फिर एक सिग्नल है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की दिशा में भी कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि उसकी एक झलक कुछ बजट में हमें दिखी है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो पॉलिटिकल सिस्टम से पहले एड्रेस किया जाना चाहिए, शुरुआत वहां से। अब मैं इसी पे आता हूं कि जो पिरामिड के ऊपर का भ्रष्टाचार है, पिरामिड के ऊपर के भ्रष्टाचार की एक बड़ी चुनौती है कि उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार रिपोर्ट ही नहीं होता, उसको रिपोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है। वो जब तब तक रिपोर्ट नहीं होता है जब तक आपके पास पावरफुल विसिल ब्लोअर एक्ट नहीं हो, लोग सामने आकर बोले नहीं। तो टॉप लेवल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सब में परसेप्शन की लड़ाई है। अगर आप ऊपर के लेवल का भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं या ऊपर के लेवल पे ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बिल्कुल जरूरी हैं। और वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इस तरह से जरूरी हैं, और उसमें दो ही चीजें, बहुत बड़ा उसके पीछे कोई शास्त्र या रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल फंडिंग को, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ये स्पष्ट कर दीजिए कि जो विधायक या सांसद अपना एफिडेविट दे रहा हो वो ये भी बताए कि उसने किस शेयर में पैसा लगाया है। क्या दिक्कत है जब वो ये बता रहा है कि उसकी फिजिकल एसेट क्या है, उसकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये भी बताए ना कि उसकी फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, उसने कहां पैसा लगा। वो ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से ही आ सकता है कि अगर ऊपर के लेवल के ऊपर सख्त कानूनी ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश कर दी जाए तो 30 से 40% लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी जानकारी लोगों के सामने आएगी और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। तो ये टॉप से परसेप्शन की लड़ाई है। पहली लड़ाई परसेप्शन की है कि ये लगे कि नहीं, हम सबसे पहले उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं, जो दायित्व में जो अकाउंटेबल हैं, उनको हम उनके प्रति अकाउंटेबल बना रहे हैं। इसके लिए हमारे पास इतने कानून नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हमारे पास राजनीतिक पारदर्शिता के कानून कमजोर हैं, चुनावों के चंदों के कानून कमजोर हैं, हमारे पास बड़े स्तर पर रेंट सीकिंग और राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के कानून कमजोर हैं और उन्हें सजा दिलाने के कानून उससे भी ज्यादा कमजोर हैं, जांच एजेंसियां उससे भी ज्यादा कमजोर हैं जो किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करा पाती कोर्ट में ले जाकर। तो वो एक स्ट्रक्चर है जिसको वहां से ठीक किया जा सकता। और दूसरा ये कि जो पुराने भ्रष्टाचार के मामले हैं उन्हें नतीजों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास वहीं से पैदा होता है कि जो लोग कन्विक्टेड हैं, जो लोग प्रोसिक्यूट हो रहे, अगर उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो हम कि भ्रष्टाचार करने वाले को सजा मिलती है, भ्रष्टाचार करने वाला दंडित होता है। मेरा कहना है दो बातें जो अंशुमन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब हम बातें करते हैं पिरामिड की टॉप में, तो पिरामिड की टॉप में तो लीडरशिप और पॉलिटिशियन ही आते हैं। उसमें दो इशू हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज, एमपीज और कॉर्पोरेटर्स हैं। अगर इनके बारे में दो व्यवस्था की जाए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो उनका कंट्रीब्यूशन आता है उसके बारे में जब तक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक वो इशू एड्रेस नहीं होगा। और वो तब हो सकता है जब आप कहिए कि कंट्रीब्यूशन आपको कहीं से भी आया, आपको सोर्स बताना पड़ेगा। अभी सरकार ने इस बजट में कोशिश की है 20,000 से 2,000 रुपये कैश करने की। मेरा ऐसा मानना है कि 20,000 से 2,000 करने में वो समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उसको फिर, जैसे मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकता हूँ, उसे मिसयूज कर सकती हैं कि जो कूपन पहले 20,000 रुपये से कम का कटता था वो 2,000 से कम का कट जाएगा, तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। उनके ऊपर पूरा सख्त अंकुश लगाना पड़ेगा कि साहब 1 रुपया भी कैश में आएगा तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि किसके यहां से आया, नहीं तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और आपको टैक्स लगेगा। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्टेड एमपी हैं, आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होने से जब अनाउंसमेंट करता है तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है और उसमें कहता है आप क्या करेंगे, कैसा खर्चा करेंगे, बैंक में लगाएंगे। मेरा कहना है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, एमएलए एमपीज हैं, उनके ऊपर ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू आउट पीरियड क्यों नहीं रहता? आप आज एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए, कॉर्पोरेटर बन गए, आपकी और आपकी फैमिली के बारे में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी थ्रू आउट द पीरियड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगी। आप जैसे सरकारी आदमी होता है, कोई चीज परचेज करेगा, कुछ करेगा, तो उसके बारे में सारी ट्रांसपेरेंसी शेयर करेगा। तो उससे, जैसे आप अंशुमन जी ने कहा कि आप शेयर खरीद रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तो मुझे लगता है कि वो एक ओवर ए पीरियड ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और सबको पता लग जाएगा कि आप अगर चुनकर आ गए तो आपको एक दिन नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन वाला नहीं है, उसके बियॉन्ड 5 साल तक जब तक आप सीट में, आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी शेयर करनी पड़ेगी। तो सारी चीजें अंशुमन, केवल 1 मिनट है हमारे पास। आई एम न्यू इंडिया, ये जो नया कैंपेन, नया स्लोगन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दिया है, आप इसको एज अ जर्नलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं? और क्या, फिर से मैं उसी पहले सवाल पे आता हूं कि ये नया नैरेटिव किस तरह से चेंज करता आगे जाते हो? ये नया नैरेटिव हमको एस्पायर करता है और वास्तव में 25 साल में एक नया भारत बना है लिबरलाइजेशन के बाद, और उस 25 साल के बाद एक दूसरे नए भारत की तैयारी करनी है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, एस्पिरेशनल्स के साथ उतने ही एक्शन, उतने ही लेजिस्लेशन और उतने ही कदम और कमिटमेंट सरकार के स्तर पर लगातार देखने होंगे, क्योंकि एस्पिरेशंस की सवारी
सवारी चुनौतीपूर्ण है। जब आप उम्मीदें जगाते हैं तो उनको हासिल करने की व्यवस्था भी टेंजिबली दिखाई देनी चाहिए कि अगर ये उम्मीद है तो उसे हम इस तरह से हासिल करेंगे, उसका रोड मैप भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अगर आई एम न्यू इंडिया का कैंपेन दिया है तो सरकार को अगले आने वाले दिनों में इन सारे टारगेट्स का एक टेंजिबल रोड मैप भी देना चाहिए कि 2022 तक हम इसे कैसे अचीव करेंगे। जैन साहब 30 सेकंड। मेरा ऐसा मानना है कि आई एम न्यू इंडिया का मतलब है कि एक जागरूकता साधारण नागरिक में, और उसमें सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी तो ली है। सरकार ने साथ के साथ एक नागरिक के ऊपर, साधारण नागरिक के ऊपर भी एक उसकी जो है उसकी ड्यूटी भी लगाई है कि वो भी आई एम न्यू इंडिया। द मैसेज इज आई एम न्यू इंडिया इज नॉट अ गवर्नमेंट न्यू इंडिया। आई एम न्यू इंडिया मीन्स 125 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया आर फीलिंग आई एम न्यू इंडिया। तो मेरे ऊपर भी एज ए साधारण नागरिक सब 125 करोड़ के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि मैं सोचूं कि न्यू इंडिया है, मेरी भी राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है वो मैं निभाना है, और सरकार ने भी अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लिया है कि क्योंकि आपका भी कर्तव्य है तो मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं इसके साथ आपके साथ चलूंगी। तो ये मेरा मैसेज है कहने का कि आई एम न्यू इंडिया मीन्स कि 125 करोड़ देश की जनता कहती है कि यस मैं न्यू इंडिया, और मैं देखता हूं इंडिया भारतवर्ष कैसा होगा नया। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अंशुमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। तो इन 9 श्रेणियों में कम से कम 3 ऐसी श्रेणियां हैं जिसे मैंने इस लायक समझा कि मैं शपथ ले सकता हूं, और मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूं। आप नरेंद्र मोदी ऐप पर जाकर के इन 9 श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी जो आपको पसंद हो उसमें जाकर के ये प्लेज कर सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी, और कहाँ अवसर है आपको देश की विकास की जो यात्रा है उसमें पार्टिसिपेट करने का हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।